अगला टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बिंदु स्राव या गटेशन। देखो सामने चित्र में आपको एक लीफ दिखाई दे रही है। सामान्यतः क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा और लीफ या उसके जो पादप के वायवीय अंग हैं उस वाटर को क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, यानी उस वाटर को वाष्प के रूप में निकाल देते हैं। तो ये जब सामान्य प्रक्रिया होती है तो इसकी सरफेस पे आपने पढ़े हैं, पत्ती की सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर अगर इसकी वेन में आता है, वाहिकाओं में आता है, तब क्या होगा, ये इसकी सतह पे जो स्टोमेटा है उनके द्वारा ट्रांसपिरेशन उसका हो जाएगा, इवोपरेशन हो जाएगा। लेकिन जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, यानी स्टोमेटा क्या रहते हैं, इसकी सरफेस पे बंद रहते हैं, तब पानी तो आएगा रूट प्रेशर की वजह से, लेकिन वो पानी कहाँ चला जाएगा, ये जो पत्ती की शिराएँ हैं, ठीक है, इनकी जो वेसल्स है इनमें चला जाएगा। और इनकी सतह जो होती है, जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इन्हें जलरंध्र कहा जाता है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, हाइडेथॉड या जलरंध्र, ठीक है। जो इसके मार्जिन है पत्ती के, उनकी शिरिकाओं के मुख जो होते हैं वो खुले होते हैं। उन खुले मुख को ही क्या कहते हैं, जलरंध्र कहा जाता है। तो वाटर क्या जाता है, जब ट्रांसपिरेशन की क्रिया बहुत कम होती है या नहीं होती, उस समय जो मुख्य शिरा है उससे पानी जो है ये पार्श्व शिराओं में आ जाता है और पत्ती के जो किनारे हैं जहाँ पर जलरंध्र मौजूद है वहाँ से वाटर की ड्रॉपलेट के रूप में, बूंदों के रूप में वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गटेशन या बिंदु स्राव कहा जाता है। समझ आया। सामान्य रूप से तो पादप ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में निकाल रहे हैं, लेकिन जब ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है, तब उस अतिरिक्त जल का क्या होगा, उस अतिरिक्त जल को रूट प्रेशर की वजह से वह अतिरिक्त जल वेन्स में आ जाएगा और इनके जो जलरंध्र हैं इनकी सहायता से बूंदों के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्योंकि प्रेशर है पीछे से, इसलिए ड्रॉपलेट्स के रूप में निकलता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, बिंदु स्राव या गटेशन कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, पत्तियों के अक्षतिग्रस्त भाग। अक्षतिग्रस्त इसमें नाम क्यों लिखा गया है, क्योंकि आगे हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लीडिंग या रस स्राव, ठीक है। वो केवल किससे होता है, क्षतिग्रस्त भागों से होता है। तो बिंदु स्राव को अगर हम रस स्राव से अलग कहते हैं तो क्यों, क्योंकि ये अक्षतिग्रस्त भागों से एक तो निकलता है, दूसरा इसमें पत्ती के जो उपांत होते हैं, जो मार्जिन से किनारे हैं उनसे, ठीक है, जल जो है छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकलता है। इस स्राव को ही हम क्या कहते हैं, बिंदु स्राव कहते हैं। इसमें एक और बात बता दूं आपको कि बिंदु स्राव जो होता है केवल शाकीय पादपों में ही होता है, ठीक है, वृक्षों में नहीं होता है। केवल जो छोटे हाइट के प्लांट्स हैं, शाकीय पादप हैं, केवल उन्हीं में ये प्रक्रिया होती है। बिंदु स्राव होने का कारण क्या है, क्यों होता है बिंदु स्राव। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जब जड़ें जो होती हैं जल का अधिक अवशोषण करती हैं, अवशोषण तो अधिक हो रहा है लेकिन ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो रहा है, कम वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तब क्या होगा, तब वाटर तो उनकी बॉडी में आ रहा है, उसके कारण अधिक अवशोषण और कम वाष्पोत्सर्जन के कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं, यानी मूल दाब के अधिक होने के कारण बिंदु स्राव होता है। इसका सबसे प्रमुख कारण माना गया है मूल दाब या रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर क्यों हो रहा है उत्पन्न, अधिक अवशोषण, जल का अधिक अवशोषण जड़ें करती हैं लेकिन ऊपर वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जाइलम की वाहिनिका और वाहिकाओं में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। और इस मूल दाब के कारण ही इन हाइडेथॉड्स से, ये जलरंध्र से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं और इसी क्रिया को बिंदु स्राव कहते हैं। बिंदु स्राव मोस्टली कब होता है, बिंदु स्राव मोस्टली जो है ये प्रातः काल के समय होता है, ठीक है, मॉर्निंग के, अर्ली मॉर्निंग जो है प्रातः काल के समय होता है। क्यों, क्योंकि रात्रि में आपने पढ़ा था कि रात्रि में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो रात्रि में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा नहीं और अधिक अवशोषण, जड़ें तो अपना अवशोषण करती रहेंगी, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो रूट प्रेशर बना रहेगा। पूरी रात इतना रूट प्रेशर हो जाता है कि सुबह तक जो है ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इसकी मार्जिन्स पर दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। जैसे आपने ग्रासेस और में देखा होगा
इसके किन प्लांट्स में होता है, इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। जैसे आपने घास में देखा होगा, घास है, अरबी है या टमाटर है, ब्रायोफिलम है, इनमें जो है ये बिंदु स्राव की क्रिया होती है। सुबह के समय जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो ग्रासेस पे आप उसमें उसको गीली देखते हैं, तो उसका कारण यही है बिंदु स्राव। बिंदु स्राव में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो इससे निकलने वाला जो जल है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में जो जल बाहर निकलता है, उसमें जल के अलावा कार्बनिक तथा अकार्बनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो निकलने वाला स्राव है, जो जल है, वह अशुद्ध होता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ नहीं कहेंगे उसको, इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन उसमें पूरी प्योर जो है वो जल नहीं होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी उसमें पाए जाते हैं। अब आगे इसमें हम देखते हैं जल रंध्र की संरचना, हाइडेथॉट की स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें डायग्राम पे और इस पे शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन आता है। तो इसकी संरचना का अध्ययन हम करेंगे किस प्रकार से होता है। तो जल रंध्र या हाइडेथॉट्स किन्हें कहते हैं? पत्तियों की शिराओं पर, ठीक है, पत्तियों की शिराओं पे के अंत पर इससे छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, मार्जिन्स पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? जल रंध्र या हाइडेथॉट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इस तरह से ये जल रंध्र पाया जाता है, ये है जल रंध्र। अब आपने जैसे सिंपल स्टोमेटा पढ़े थे, उसके चारों तरफ कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल होती हैं, ठीक है, द्वार कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जो जल रंध्रों की जो द्वार कोशिकाएं हैं, रक्षक कोशिकाएं हैं, वह निष्क्रिय होती हैं, इनएक्टिव होती हैं। लेकिन सामान्य रंध्र में तो क्या होती है? एक्टिव होती हैं, खुलती हैं रंध्र को और बंद रखती हैं। लेकिन इसकी इनएक्टिव होने की वजह से जल रंध्र हमेशा खुले रहते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। जल रंध्र चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा जो होते हैं वो खुले रहते हैं, खुली अवस्था में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो गार्ड सेल्स हैं वो इनएक्टिव होती हैं। तो ये एकदम अपन इसमें देख रहे हैं जल रंध्र की संरचना किस प्रकार से होती है। प्रत्येक जल रंध्र के शीर्ष पर एक छिद्र पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जल छिद्र कहते हैं, ठीक है। जल छिद्र, इसके शीर्ष पर उपस्थित जो छिद्र है उसे वाटर पोर कहा जाता है। जल छिद्र के पीछे की तरफ, ठीक है, एक कैविटी पाई जाती है जिसे कि रंध्र गुहा कहते हैं, पोर कैविटी कहा जाता है। और इस पोर कैविटी के पीछे की तरफ ढीले रूप से व्यवस्थित मृदु तकीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे कहते हैं एपिथेम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एपिथेम। पूछा जाता है कि एपिथेम जो है वो कहाँ पाई जाती है संरचना? तो जल जो छिद्र है या जल रंध्र है उसमें पाई जाती है। और क्या होती हैं ये? मृदु तकीय ये कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो कि ढीले रूप से व्यवस्थित होती हैं। और ये इसकी जो है अधिचर्म है और ये इसमें पैलिसेड टिश्यू, खम्भ उत्तक जो पाया जाता है, ठीक है। ये इसका खम्भ उत्तक, पैलिसेड टिश्यू, और बाहर जो है इसकी अधिचर्म है। इसके ऊपर उपत्वचा भी पाई जाती है, इस प्रकार से ये इसकी उपत्वचा। इसमें भीतर की तरफ एपिथेम का जो संपर्क होता है वह जाइलम की जो वेसल्स हैं उनसे होता है, क्योंकि जाइलम की वेसल्स का जो मुख है वो एपिथेम के संपर्क में रहता है, ठीक है। ये इसकी जाइलम की वेसल्स हैं। तो इस प्रकार से ये जल रंध्र की संरचना आप देख रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हैं वाहिकाएं, ठीक है। वापस इसमें बता देते हैं, पत्ती की शिराओं के अंत पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जल रंध्र या हाइडेथॉट्स कहा जाता है। प्रत्येक जल रंध्र के शीर्ष पर एक छिद्र होता है जिसे जल छिद्र कहते हैं, ठीक है। जल छिद्र पर पीछे की तरफ एक कैविटी में खुलते हैं जिसे रंध्र गुहा कहा जाता है। रंध्र गुहा के पीछे की ओर ढीले रूप से व्यवस्थित मृदु तकीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे एपिथेम टिश्यू कहा जाता है। और एपिथेम का जो संपर्क है ये पत्ती की शिराओं की जो जाइलम वाहिनिकाएं और वाहिकाएं हैं उनसे रहता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है हाइडेथॉट्स की। अब हम इसमें देखेंगे इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। जो बिंदु स्राव है
वो कैसे होता है, उसकी क्रियाविधि क्या है। देखो जड़ों द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अभी आपको बताया था जब जड़ें जल का अवशोषण अधिक करती हैं लेकिन क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम करती हैं। तो जाइलम की जो वाहिकाएं हैं उनमें कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है, मूल दाब जो है वो रूट प्रेशर उत्पन्न होता है। इस मूल दाब की वजह से जो पानी है, ठीक है, इन वाहिकाओं से कहाँ चला जाएगा, इन एपिथेम टिश्यू में चला जाएगा। एपिथेम कोशिकाएं इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं तो इनसे वाटर को अपने अंदर ले लेंगी। जब ये पूरी तरह से संतृप्त हो जाती हैं, ठीक है, संतृप्त होकर के अब इस पानी को जो है वो कहाँ छोड़ेंगी, रंध्र गुहा में त्याग देती हैं और रंध्र गुहा से जल छिद्र के माध्यम से वाटर ड्रॉपलेट के रूप में पानी बाहर निकल जाता है। तो बस ये सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म है और किसके कारण होता है, ये रूट प्रेशर के वजह से होता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रस स्त्राव या इसे कहते हैं ब्लीडिंग। जैसे सिंपल आपने मनुष्य में ब्लीडिंग पड़ी होगी, कोई भाग जो है कट जाता है तो वहाँ से क्या होती है, चोट लग जाती तो वहाँ से ब्लड बाहर निकलता है। उसी प्रकार प्लांट में भी रस स्त्राव या ब्लीडिंग पाई जाती है। क्या होता है, जब पौधे पे कोई कट लग जाता है या कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है भाग, ठीक है, पौधे के क्षतिग्रस्त या कटे हुए भाग से क्या होगा, जो अंदर का कोशिकाओं में सैप है, रस है, वह क्या होगा, बाहर निकलेगा और इसी घटना को ही क्या कहते हैं, रस स्त्राव या ब्लीडिंग कहा जाता है। रस स्त्राव क्यों होता है, ये भी मूल दाब की वजह से होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मूल दाब से पौधे में होने वाली दो क्रियाएं बताइए, तो कौन कौन सी होगी, एक तो रस स्त्राव हो गया और एक अभी आपने पढ़ा था बिंदु स्राव। तो इसका मेन क्या कारण है, मूल दाब। जाइलम वाहिकाओं में रूट प्रेशर के कारण क्या होता है, वाहिकाओं में जो उपस्थित जो अगर वाहिकाएं कट जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं किसी स्थान से तो उनका जो रस है वो बाहर निकलने लगता है, उसे ही क्या कहते हैं, रस स्त्राव या ब्लीडिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा कि जो रबर प्लांट होते हैं या जो ओपियम होते हैं उन पे क्या कट लगाया जाता है और उससे एक दूधिया पदार्थ बाहर आता है, लेटेक्स। तो वही क्या है, वही रस स्त्राव क्रिया है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी वही है, रबर वृक्ष से लेटेक्स जो है इसी क्रिया के कारण प्राप्त होता है। तो ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है।